नमस्कार, मैं समरभूमि रोहित शर्मा। जिस समय सीपीआई माओवादी की तेलंगाना राज्य कमेटी की तरफ से जगन ने एक पत्र जारी किया था 6 महीने की युद्ध विराम की बात करते हुए 3 नवंबर को, और उसके ठीक 2 दिन के बाद 5 नवंबर को पूर्वी रीजनल ब्यूरो जो माओवादी का ब्रांच है उसके तरफ से इसका विरोध किया गया था। उसी वक्त उसी तारीख को 3 नवंबर को तेलंगाना की तरफ से ही बुद्धिजीवियों की तरफ से एक पत्र जारी हुआ था, और ये पत्र लिखे थे पूर्व क्रांतिकारी छात्रों के जो मंच है उसकी तरफ से। ये मंच कई सवाल को उठाते हैं और उनका सीधा कहना है कि क्रांतिकारी आंदोलन का जो कुछ भी है विश्वास मत खोइए। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कहा था, अब कहा है अपने पर्चे में, ये कहा था कि जब भारतीय राज इतनी निरंकुश सत्ता बन चुका है तो क्या लोकतांत्रिक संघर्षों के लिए कोई जगह है। यह कहना आसान है कि यह सशस्त्र संघर्ष का समय नहीं है, लेकिन संघर्ष के अन्य रूपों के लिए क्या संभावना है। इन्होंने महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया है। और आप अगर गौर करें तो पिछले दिनों जिस तरह से भारत के उत्तरी हिस्से मतलब लद्दाख में जिस तरह से सोनम वांगचुक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सवाल उठाए थे क्लाइमेट चेंज को लेकर के, और कई सारे सवाल उनके थे, वे विशुद्ध गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह इस मोदी सरकार का समर्थक भी थे। लेकिन जब वे धरना, अनशन और पदयात्रा से थक गए, दोबारा फिर धरना बैठे हुए थे, बाकायदा उन धरनार्थियों को गोलियों से भून दिया गया, सीधे सीने में गोली मारी गई, और सोनम वांगचुक को ठंडे मुल्क के निवासी को उठा करके गर्म मुल्क के जेल में डाल दिया गया। सवाल उठता है कि आखिर जब इतने जनतांत्रिक, इतने लोकतांत्रिक और इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं अहिंसक आंदोलन को जब दमन सरकार कर रही है तो ऐसे में क्या कोई सवाल ना उठाए। क्या नागरिकों के ऊपर हो रहे किसी भी तरह के अत्याचार का, जुल्म का, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग जवान शील ले। लगता तो कुछ ऐसा ही है। अदरवाइज किसी को भी अगर कुछ बोलना है या तो वो खामोश हो जाए या फिर वो मारे जाएंगे। संघर्ष के जब ये हालत है, जब विरोध के कुचलने की ये चीज़ें चल रही है, ऐसे में सवाल सीधा उठता है कि लोग सशस्त्र संघर्ष नहीं करेंगे और क्या उपाय बच जाता है। ये सवाल ये बुद्धिजीवी लोग जो कि पूर्व छात्र क्रांतिकारी छात्र संगठन से जुड़े हुए लोग थे, इन्होंने इस सवाल को उठाया है और सोनू वेणुगोपाल पर एक बार फिर निशाना साधा है। मैंने बताया पहले भी आपको, सोनू वेणुगोपाल पर आरोप लगते रहा है कि इन्होंने ही लगभग 700 से अधिक माओवादियों की हत्या करवाई है। और इनके जो प्रभाव इलाका था, मार डिवीज़न, गढ़चिरौली डिवीज़न या इंद्रावती या गरियाबंद, ये सब इलाके इनके ही इलाके थे। जो कोई इस इलाके में इनकी बात के विरुद्ध गया वे मारे गए, जो कोई लीडर इन इलाके में पहुंचे वे मारे गए। तो सवाल उठ जाता है सीधे सीधे वेणुगोपाल जो सोनू नाम से प्रसिद्ध थे उनके ऊपर। और इस पूरी परिघटना पर अंतर्राष्ट्रीय माओइस्ट आंदोलनकारी जो भी हैं निगाह रखे हुए हैं, और प्रगतिशील ताकतें भी जो है इन पूरी घटना पर एक गहन नज़र रख रहे हैं, गहन विश्लेषण कर रहे हैं। क्योंकि सीपीआई माओवादी भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक महत्वपूर्ण पार्टी थी, और उस पार्टी के दुनिया में काफ़ी प्रतिष्ठा था। ऐसे में जब इस तरह घटनाएं यहाँ घट रही है तो सवाल का उठना लाजमी है, आखिर चल क्या रहा है। बहरहाल ये जो पत्र है, इस पत्र की मजमून पूरी तरीके से हम आपको सुनाते हैं, और उसको आप देखिए। इन बुद्धिजीवी लोग जो कि पूर्व क्रांतिकारी छात्र संघ के लोग रहे हैं, ये किस तरह चीज़ों को देखते हैं और बात करते हैं। तेलंगाना के पूर्व क्रांतिकारी छात्र संगठनों की तरफ से जारी किया गया जो ये पर्चा है, और इन्होंने जो सवाल उठाए हैं ये एक्चुअली में तेलुगु में है, और इसका हमने हिंदी अनुवाद करवाया है एआई के माध्यम से। तो कुछ अशुद्धियाँ हो सकती है, लेकिन भाव मूलतः यही है जो कि एआई ने किया है। तो इसको आप देख लेंगे उस हिसाब से।
दूसरी चीज़, इन्होंने एक फ़ोन नंबर भी जारी किया है, अगर आप चाहे तो उस फ़ोन नंबर पर भी उनसे आप बात कर सकते हैं। आइए सीधा हम पर्चा की तरफ चलते हैं और देखते हैं पर्चा में क्या दर्ज है। जब भारतीय राज्य इतनी निरंकुश सत्ता बन चुका है तो क्या लोकतांत्रिक संघर्षों के लिए कोई जगह है? ये कहना आसान है कि यह सशस्त्र संघर्ष का समय नहीं है, लेकिन संघर्ष के अन्य रूपों के लिए क्या संभावना है? निराश मत होइए, क्रांतिकारी आंदोलन में विश्वास मत खोइए। जब क्रांतिकारी आंदोलन मजबूत होता है तो कोई न कोई उसके साथ चलेगा। वे नारे लगाएंगे, वे उस दौर को स्वर्ण युग कहेंगे जब वे आंदोलन में थे। ये सब बहुत आसान है। जब वही क्रांतिकारी आंदोलन युद्ध के बीच में फंस जाता है और हार रहा होता है तो उसके साथ चलना बहुत मुश्किल होता है। इसे समझना बहुत मुश्किल है। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी जो कहेंगे कि क्रांतिकारी आंदोलन गलत दिशा में जा रहा है। सरकार के नरसंहार को देखकर दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन जो लोग निराशा और विरोध में पड़ गए हैं वे समग्र रूप से क्रांतिकारी आंदोलन के भविष्य पर संदेह करते हैं। जान न गंवाना एक महान मानवीय मूल्य है, लेकिन उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि हिंसा कौन कर रहा है और रक्तपात कौन कर रहा है, या उन्हें परवाह ही नहीं है। वे तर्क देते हैं कि अगर क्रांतिकारी आंदोलन को रोक दिया जाए तो सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। वे कहते हैं कि हमें ये रास्ता छोड़ देना चाहिए और किसी अन्य सुरक्षित और आसान तरीके से क्रांति करनी चाहिए। वे इसके लिए गंभीर शब्दावली का प्रयोग करते हैं। संक्षेप में, वे कोई अन्य रास्ता बताए बिना एक विद्वतापूर्ण चर्चा के साथ समाप्त करते हैं। ये काम सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो क्रांतिकारी आंदोलन को देख रहे हैं। आंदोलन का नेतृत्व करने में भी खतरा है। हाल ही में यही हुआ। कोई यह नहीं कहता कि जो लोग क्रांति में शामिल होते हैं उन्हें जीवन भर वही रहना चाहिए। ये केवल उन्हीं के लिए संभव है जिन्होंने जीवन भर क्रांतिकारी आंदोलन के लिए खुद को तैयार किया है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, केवल वे ही जो क्रांति को ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं अंतिम क्षण तक उसमें डटे रहेंगे। जो नहीं देखते वे घर लौट जाएंगे। लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन के नेताओं मल्लोजुला वेणुगोपाल और तकलापल्ली वासुदेवरा ने यह तर्क दिया है कि दीर्घकालिक सशस्त्र संघर्ष गलत है। क्रांतिकारी आंदोलन उग्रवादी दिशा में जा रहा है, इसने सारी गलतियां की हैं, इसने कानूनी संघर्षों की उपेक्षा की है और सशस्त्र संघर्ष इस व्यवस्था को बदलने के लिए उपयुक्त नहीं है जो कई बदलावों से गुजर रही है। उन्होंने हथियारों, सैन्य वर्दी और अनुयायियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। जिन बुद्धिजीवियों को माओवादी रास्ता गलत लगता था उन्होंने सोचा कि उनके पास कोई और क्रांतिकारी विकल्प है, लेकिन जिस तरह से इन नेताओं ने आत्मसमर्पण किया उससे उन्हें बहुत निराशा हुई। ये घटनाक्रम क्यों हुआ? बुद्धिजीवी इस मुख्य प्रश्न पर विचार ही नहीं करते। उन्हें इसकी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन इस विश्वासघात ने क्रांतिकारी प्रशंसकों को झकझोर दिया है। यह आत्मसमर्पण जो ऐसे समय में हुआ जब क्रांतिकारी आंदोलन ऑपरेशन कगार के कारण कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा था, के दीर्घकालिक राजनीतिक और वैचारिक प्रभाव होंगे। इसे तार्किक और व्यवहारिक रूप से समझना होगा। क्रांतिकारी प्रशंसकों को आंदोलन का अधिक समर्थन करना चाहिए और हर क्षेत्र में अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें निराशा और हताशा में नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें इस संकट से क्रांतिकारी आंदोलन के उभरने में नैतिक और राजनीतिक रूप से योगदान देना चाहिए। इस प्रकार उन्हें वर्ग संघर्ष में दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए। ऐसे समय में जब सरकार क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के लिए गृहयुद्ध छेड़ रही थी, युद्ध विराम का तर्क अंदर से ही आया। लाखों सैन्य बल, इजरायली हथियार, हवाई हमले और तकनीकी संसाधन सब ने मिलकर भी क्रांतिकारी आंदोलन को मामूली नुकसान ही पहुंचाया। आत्मसमर्पण करने वालों ने युद्ध विराम के नाम पर और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। 100 साल पुराने कम्युनिस्ट आंदोलन के इतिहास में यह शायद सबसे बड़ा विद्रोह है। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। पुलिस कैंप में आत्मसमर्पण करने वाले आंदोलन से जुड़े सभी लोगों से घर लौटने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने आत्मसमर्पण करने के लिए संपर्क करने हेतु फोन नंबर भी दिए हैं। अखबारों ने खुद लिखा है कि यह वीडियो और घोषणा पुलिस से मिली है। आत्मसमर्पण करने वाले खुद साबित कर रहे हैं कि उनका विद्रोह रणनीतिक है। 20 साल पहले सलवा जुलूम के नाम पर शुरू हुआ दमन कगार के समय तक युद्ध में बदल गया। इसके कारण क्रांतिकारी आंदोलन कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। यद्यपि यह इस युद्ध के बीच 2 दशकों तक जीवित रहने में सक्षम था, यह विस्तार संकुचन विस्तार के बीच पिछड़ गया है। इस स्थिति में आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर कितने भी मतभेद हो सकते हैं। यदि वास्तव में ऐसे मुद्दे हैं जिन पर रास्ते पर चर्चा करने की आवश्यकता है, तो आंदोलन में बने रहना चाहिए और इसे संशोधित करने में योगदान देना चाहिए।
लेकिन एक तरफा तौर पर सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करने और आत्मसमर्पण करने का आह्वान करना लोगों के साथ विश्वासघात करना है। युद्ध के समय में इस तरह के अतिवाद और प्रतिघात के दौर की संभावना होती है। विश्व क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में ऐसी कई घटनाएं घटित हुई हैं। इस मुद्दे की अनदेखी करने वालों ने यह तर्क देना अपनी प्राथमिकता बना लिया है कि क्रांतिकारी आंदोलन को अपना रास्ता छोड़ देना चाहिए। राज्य यही चाहता है। सरकार का लक्ष्य देश का ध्यान संविधान विरोधी और मानवता विरोधी एजेंडे से हटाकर क्रांतिकारी रास्ते पर केंद्रित करना है। वे सभी आवाजें जिन्हें उत्पीड़न और उसकी राजनीतिक आर्थिक रणनीति की निंदा करनी चाहिए, अपनी सारी ऊर्जा ये कहने में लगा रही हैं कि क्रांतिकारियों का रास्ता गलत है। अगर सभी माओवादी लड़ना बंद कर दें तो आंदोलन के इलाकों में लोगों और आदिवासियों का क्या होगा, इस बारे में किसी को कोई संदेह नहीं था। अगर संविधान द्वारा आदिवासियों को दिए गए कानून लागू भी कर दिए जाएं, तो क्या उन्हें जंगलों और गांवों में रहने दिया जाएगा या उन्हें कॉर्पोरेट खनन का गुलाम बना दिया जाएगा? कोई डर नहीं था। अगर सशस्त्र संघर्ष बंद हो जाए तो क्या माओवादियों या किसी और के लिए लोकतांत्रिक संघर्ष छेड़ने का कोई मौका बचेगा? जब भारतीय राज्य इतनी अधिनायकवादी ताकत बन चुका है तो क्या लोकतांत्रिक संघर्षों के लिए कोई जगह बचेगी? यह आसानी से कहा जा सकता था कि यह सशस्त्र संघर्ष का समय नहीं है, लेकिन संघर्ष के दूसरे रूपों के लिए क्या मौका था? यहां तक कि जिन लोगों ने क्रांतिकारी विचारधारा छोड़ दी थी और आत्मसमर्पण कर दिया था, क्या ये सरकार क्रांतिकारियों को तब तक जीने देगी जब तक वे अपने हथियार डाल देते हैं? किसी ने सबसे बुनियादी सवाल भी नहीं पूछे। सरकार और मीडिया ने बड़ी चालाकी से समाज को जन मुद्दों और शांति वार्ताओं से हटाकर क्रांतिकारी आंदोलन और आत्मसमर्पण की ओर आकर्षित किया है। एक ऐसा माहौल बनाया गया है जिसमें यह दुष्प्रचार किया गया है कि सशस्त्र समाप्ति का तर्क सही है। इस स्थिति में भी क्रांतिकारी आंदोलन का ये कहना कि वह सशस्त्र संघर्ष जारी रखेगा कुछ बुद्धिजीवियों को नाराज कर गया है। यह मूर्खतापूर्ण लगा। यह मार्ग के प्रति एक पवित्र भावना जैसा लगा। इतना कुछ करने के बाद वे क्रांतिकारी आंदोलन को त्यागने के अलावा कोई सार्थक चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्या क्रांतिकारी आंदोलन ने सचमुच कुछ हासिल नहीं किया है? क्या उनके पास कोई अध्ययन पद्धति है जो क्रांतिकारी आंदोलन की सफलताओं और चुनौतियों की एक साथ जांच करे? क्या उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन के सामने आने वाली कठिनाइयों पर लोकतंत्रवादियों के सुझावों पर कभी ध्यान नहीं दिया? क्या हमें यह नहीं पता होना चाहिए कि शहरी और मैदानी लोग बंदी के कारण इससे दूर हो गए हैं? बुद्धिजीवियों ने तर्कसंगत और लोकतांत्रिक चर्चा की परंपरा को त्याग दिया है और क्रांतिकारी आंदोलन के भविष्य पर संदेह जता रहे हैं। लेकिन फिर भी समाज में बुनियादी बदलाव के लिए दीर्घकालिक जनयुद्ध के अलावा संघर्ष का कोई और रास्ता सामने नहीं आया है। तेजी से होते राजनीतिक और आर्थिक बदलाव, शोषण के लगातार रहस्यमय होते तरीके, लगातार जटिल होती सांस्कृतिक और वैचारिक व्यवस्थाएं और सभी मानवीय संबंधों में हिंसा के तीव्र होते रूप वर्ग संघर्ष की जरूरत को बढ़ा रहे हैं। सशस्त्र और कानूनी लोकतांत्रिक संघर्षों के संयोजन के रूप में हमारे देश की विशिष्ट परिस्थितियां एक दीर्घकालिक जनयुद्ध पथ की मांग करती हैं। ये सांस्कृतिक और वैचारिक संघर्षों को और भी जरूरी बना रहे हैं। क्रांतिकारी आंदोलन ने इस दिशा में काफी प्रयास किए हैं। इन सब पर गंभीरता से विचार किए बिना ये तर्क दिया जा रहा है कि माओवादियों को बदलना होगा। उन्हें कैसे बदलना चाहिए? क्या सशस्त्र संघर्ष बंद करके और चुनावी राजनीति में प्रवेश करके? क्या इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं? इसका उपनाम लोगों के बीच आना है। अगर इन तर्कों को ठीक से नहीं समझा जाए तो क्रांतिकारी अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। वे सोचते हैं कि क्रांतिकारी रास्ता नहीं बदलना चाहिए। पूर्व क्रांतिकारी छात्र मंच भी क्रांतिकारियों का एक समूह है। क्रांतिकारी आंदोलन अतीत के क्रांतिकारी छात्र आंदोलन का मार्गदर्शक है। यह मंच, जो उस रास्ते पर थोड़े समय के लिए काम करने वाले पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित किया गया था, वर्तमान संकट को एक संकट के रूप में पहचानना चाहता है। इस गृह युद्ध में जो सरकार न केवल क्रांतिकारी आंदोलन को एक संरचना के रूप में नुकसान पहुंचाने के लिए बल्कि क्रांतिकारी आंदोलन के रास्ते को मिटाने के लिए भी छेड़ रही है, यह अन्य क्रांतिकारियों से भी अपील कर रहा है। ये वर्ग संघर्ष और सशस्त्र संघर्ष को इतिहास के नियम के रूप में मान्यता देना चाहता है। पूर्व क्रांतिकारी छात्रों का मंच, 3 मार्च 2025। संपर्क मोबाइल नंबर 9,94,98,71,449। एक बार फिर कहना होगा, जब भारतीय राज्य इतनी निरंकुश सत्ता बन चुका है तो क्या लोकतांत्रिक संघर्षों के लिए कोई जगह है? ये कहना आसान है कि यह सशस्त्र संघर्ष का समय नहीं है, लेकिन संघर्ष के अन्य रूपों के लिए क्या संभावना है? एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा आपको
कि वेणुगोपाल ने जो एक वीडियो जारी किया था और जारी करते हुए फ़ोन नंबर जारी किया था, इसी तरीके से चीज़ों को बगलाने के लिए, लोगों को तोड़ने के लिए, लोगों को सरेंडर करवाने की जो कोशिश चल रही थी उनकी, और भारतीय शासक वर्ग जो आरएसएस केंद्रित सत्ता को संचालित करने की कोशिश कर रही है, और इसके आड़ में खुद ये संविधान भी आ रहा है। तो ये सरकार ना तो संविधान मान रही है, ना ही किसी तंत्र को मान रही है, और ना ही चुनाव प्रणाली को मान रही है। ऐसे में जब वेणुगोपाल लगातार सवाल उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि सरेंडर करिए, इनके पास अल्टरनेटिव क्या है? ये सवाल एक महत्वपूर्ण बन जाता है कि जब ऐसे दौर में जब कोई इसी तरह की बात सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है, अल्टरनेटिव क्या है? बहरहाल जो भी हो, ये सवाल महत्वपूर्ण है। ये सवाल न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है। इसीलिए इन सवालों को नज़रअंदाज करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। और वेणुगोपाल और रुपेश को जिस तरह से बांग्लादेश की जो पार्टी थी, पूर्वी बंगाल सरबराह पार्टी, माओवादी आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, उन्होंने भी साफ तौर पर इन दोनों को गद्दार बताया है। सवाल चल रहे हैं, सवाल वातावरण तैर रहे हैं। इन सवाल के जवाब देना है, पार्टी को भी देना है। जो गद्दारी करके निकल गए हैं वेणुगोपाल, उनको भी जनता चीज़ों को देख रही है। जनता ने कभी गद्दारी किसी के साथ नहीं किया है। गद्दारी सदैव और सदैव नेतृत्व ने किया है, और जवाब भी नेतृत्व को ही देना होगा। नमस्कार, मैं समर रोहित शर्मा। चैनल देख के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।